नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से वंदे मातरम और शिक्षा व्यवस्था को लेकर घमासान छिड़ गया। इस बार आमने सामने है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले वंदे मातरम गा नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि सरकार ने तकरीबन 26,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा कि पीडीए के लोग हर स्कूल में जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि स्कूल चलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और स्कूलों में शिक्षक तक नहीं है। लेकिन अखिलेश के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मुख्यमंत्री योगी ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी को शिक्षा व्यवस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। योगी सरकार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ चुकी थी। यहां तक कि बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर थे। यानी अब सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं है, सवाल सियासी दावों और विकास के दावों का है। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार पर स्कूल बंद करने और शिक्षा व्यवस्था खराब करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के पुराने शासन की तस्वीर सामने रखकर जवाब दे रहे हैं। देखना यह होगा कि शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में कितनी बड़ी होती है और क्या स्कूल, शिक्षक और बच्चों की शिक्षा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का और उसके बाद क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। सीताराम सत से श्याम राम तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम तो हम भी तो गाते हैं सर। टीचर्स वाले दिन हम तय कर लिया है कार्यक्रम और कल जारी कर देंगे उसमें, क्योंकि 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। हर स्कूल के सामने हमारी पार्टी के लोग पहुंचेंगे और कहेंगे कि पीडीए स्कूल चलेंगे, क्योंकि पीडीए के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम सत से श्याम राम तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम तो हम भी तो गाते हैं सर। टीचर्स वाले दिन हम तय कर लिया है कार्यक्रम और कल जारी कर देंगे उसमें, क्योंकि 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। हर स्कूल के सामने हमारी पार्टी के लोग पहुंचेंगे और कहेंगे कि पीडीए स्कूल चलेंगे, क्योंकि पीडीए के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। सुजलाम सुफलाम मलय बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल जी हाँ, तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था योगी सरकार में चौपट हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत बंद कर दिए हैं? अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं। इसके साथ ही सवाल तो ये भी है कि क्या अखिलेश यादव के शासन में, उन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई थी, मजबूत हुई थी, बेहतर थी? अब शिक्षा व्यवस्था बदहाल है क्या? ये पूछा जा रहा है। दावे दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मौजूदा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया है, लेकिन मौजूदा सरकार कह रही है कि समाजवादी पार्टी के शासन में तो स्कूलों की ये स्थिति थी कि बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर थे। अब शिक्षा व्यवस्था
सुदृढ़ हुई है, स्मार्ट क्लास बनी है, लाइब्रेरी बनी है, शौचालय बने हैं, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, बच्चों की ड्रेस से लेकर किताब कॉपी झूला बस्ता सब कुछ दिया जा रहा है। बच्चों की कायाकल्प के लिए भी सरकार चिंतित है, पैसा भेज रही है। ये तमाम सारी बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इस बात को इनकार करती नजर आ रही है। उन्होंने एक बड़ा विजन और रख दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टीचर्स डे पर हम हर स्कूल में जाएंगे, पीडीए के लोग हर स्कूल में जाएंगे और पीडीए के लोग स्कूल में जाकर कहेंगे कि ये स्कूल चलेंगे, ये पीडीए के स्कूल हैं, ये स्कूल चलेंगे। यानी ये माना जा रहा है कि जो भी स्कूल सरकार के द्वारा कंबाइंड किए गए, कंपोजिट किए गए हैं, जहाँ बच्चे कम थे, जहाँ शिक्षक कम थे, जो नियर बाई स्कूल थे, उनको एक दूसरे में मर्ज किया गया। अब समाजवादी पार्टी के आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आती है तो हम उन स्कूलों को चलाएंगे, ये बातें समाजवादी पार्टी की ओर से आ रही हैं। स्कूलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये योगी शासन की तस्वीरें हैं, जहाँ पर सरकारी स्कूलों में आप देखिए बच्चे किस तरह से संगीत पर भी ध्यान दे रहे हैं, खेल कूद की एक्टिविटी पर भी ध्यान दे रहे हैं और एक बेहतर तरीके से सरकारी स्कूल का माहौल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ऑपरेशन कायाकल्प जो सरकार बता रही है, उनकी तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि स्कूल तो बदहाल है। हालांकि कई जगह ऐसा रहा, स्कूल की व्यवस्था अव्यवस्था को लेकर नहीं, कहीं स्कूल जाने के लिए सड़क खराब है, उस पर बच्चे ऐतराज़ कर रहे हैं। बच्चों ने सरकार को चेताया भी है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आदेश दिया है, ज़िले के कलेक्टर और बाकी जिम्मेदार अधिकारियों को कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था नौनिहालों के सामने नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तमाम अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, वो तुरंत जाकर समस्या का समाधान कर रहे हैं। कहीं बच्चे बारिश की वजह से स्कूल में पहुंचने में देरी हो रही है, उन्हें समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। तो ये तमाम सारी अव्यवस्थाएं तो दिख रही हैं, लेकिन ये कह देना कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में स्कूल की जो व्यवस्था है वो बदहाल हो गई है, चरमरा गई है, दम तोड़ दिया है, तो शायद इन तस्वीरों को समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वयं भी स्कूलों में गए हैं, कई स्कूलों में वहाँ का दौरा किया है, बच्चों से मिले हैं। बच्चों के हाथ में अब स्मार्टफोन है, बच्चों को यहाँ सीधे तौर पर जोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी कई मरतबा चली हैं। उन्हें डिजिटल लाइब्रेरी और बाकी चीज़ों से जोड़ने की कोशिशें हुई हैं। तो ये ऑपरेशन कायाकल्प, और ये कायाकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी मेहमान जल्द ही जुड़ेंगे, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। कृष्णकांत जी, समाजवादी पार्टी के शासन में जब सारी व्यवस्थाएं चकाचक थीं, फिर ऑपरेशन कायाकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बार मैं आऊँ आपके पास, बाकी मेहमानों से भी मिलवा देता हूँ। आदित्य विशेष हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आदित्य जी का बहुत स्वागत है। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक भाई का बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे। भदौरिया साहब का भी बहुत स्वागत है। कृष्णकांत जी, क्यों जरूरत पड़ेगी कायाकल्प की? जब सब कुछ चकाचक है तो फिर कायाकल्प की जरूरत क्यों? कायाकल्प की जरूरत तो हमेशा वहीं पड़ती है जहां अव्यवस्थाओं का आलम हो। देखिए, मैं इसके दो एस्पेक्ट हैं सुनील जी। मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात यह है कि सपा की सरकार में ऐसा नहीं है बिल्कुल कि काम नहीं हुआ, काम उन्होंने भी किया है। शिक्षा जगत के लिए जो उनके जो अपने जो आदर्श थे, खासकर जो बुनियादी शिक्षा की बात हो रही थी, समाजवादी कल्याणकारी योजनाएं वो शिक्षा में लाए, उसको लेकर आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से अपेक्षित परिणाम होने चाहिए थे वो परिणाम नहीं मिले। और जब सरकार जाती है, उसके बाद योगी सरकार आती है, तो उनके सामने में चुनौती थी कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो चरमराई थी, उसको भी सही करना था। और जो स्मार्ट क्लासरूम है, जिस तरह से दुनिया अभी विकास के रास्ते पर हमारा देश भी बढ़ता जा रहा है, तो जो आईटी क्षेत्र में जो परिवर्तन है, जैसे कंप्यूटर है, लैब है, नए नए तकनीक का उपयोग है, खेलकूद के जो साजो सामान है, जो लाइब्रेरी हैं, और ख़ासकर जो पुस्तकों का जो एक चयन किया गया, जो एनसीईआरटी या सीबीएसई, उसको लेकर तो बहुत तरह के काम योगी सरकार ने किए हैं। हाँ, एक दो मसले ऐसे रहे हैं योगी सरकार में जिस पर कि सपा सरकार हमलावर है और बार बार ध्यान आकृष्ट कर रही है। वो है कि बच्चे कैसे स्कूल तक आएँ। मतलब स्कूल तो हैं, अच्छे स्कूल हैं,
शिक्षक हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, उनके आवागमन को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि कहीं कहीं बिल्कुल रोड खराब है, उनकी बदहाल स्थिति है, उसको लेकर काम किया जाए। देखिए, अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो योगी सरकार लगातार एक इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर स्कूल में लेकर आ रही है। सरकार बच्चों के सामने पेश कर रही है और जो एक परिवर्तन होने चाहिए उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है। तो अगर आप कंपेरिजन करेंगे सपा सरकार और योगी सरकार में, तो ऐसा है कि थोड़ा सा एज जो है ज़रूर योगी सरकार के पास है, क्योंकि वो बच्चों को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, कैसी शिक्षा दी जाए, और जो परिवर्तन हो रहे हैं खासकर भारत समेत पूरी दुनिया में आईटी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, खासकर जो कंप्यूटर है उसको लेकर के बच्चे कितने जागरूक रहे हैं, और जो परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया के अंदर में, उसको योगी सरकार बच्चों के सामने लाना चाहती है। जी, आदित्य श्रेष्ठ जी, आप कैसे देख रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, चुनावी माहौल कह लीजिए वो चकाचक है उत्तर प्रदेश में। अब राजनेता एक दूसरे की खिंचाई करने से बाज तो आएंगे नहीं, लेकिन इस बाबत आप कैसे देख रहे हैं समानांतर तरीके से अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के शासनकाल का और योगी आदित्यनाथ के शासन में स्कूल शिक्षा व्यवस्था? जी, तो देखिए, सपा के टाइम पे बच्चों को लैपटॉप तो दिया गया था, ये मानना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप मिला, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और वो इन वर्षों में उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और काफी सारे 1.3 लाख 3 लाख स्कूल्स बन गए हैं, उस पे काम हो रहा है। कई सारे स्कूल पे कायाकल्प जो अभियान है उसके तहत से उसको पुनर्निर्माण किया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। ये सब तो हम देख रहे हैं और हमको मानना पड़ेगा। और उसी टाइम पे ये भी सच है कि ओवरऑल जो जनरल एनरोलमेंट रेशियो है वो थोड़ा सा गिरा है, पर इसके कारण अनेक है। एक तो काफी सारे, आपको याद होगा यूपी के सिस्टम में काफी सारे डुप्लीकेट स्कॉलर्स होते थे, डुप्लीकेट गोस्ट स्टूडेंट्स होते थे। तो आधार के एनरोलमेंट के कारण बहुत सारे गोस्ट स्टूडेंट्स जो है निकल गए, गोस्ट स्कॉलरशिप्स जो है वो निकल गए, और उसका ये एक कारण है कि जनरल एनरोलमेंट रेशियो में थोड़ा गिरावट आया है। और लोगों का अपेक्षा भी बहुत बढ़ गया है। आज छोटे से छोटे गांव में माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल्स पे भेजना चाहते हैं, और चाहे कितना खर्चा क्यों ना हो, कितना कर्ज ना लेना पड़े, लोग वहां भेजना चाहते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि पब्लिक सिस्टम ही सबसे बढ़िया है, और उसको और थोड़ा अच्छा किया जाए तो ये समस्या नहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो काफी सारा सुधार आई है स्कूल सिस्टम में, एक जागरूकता आया है। पहला जो है उत्तर प्रदेश में स्कूलिंग पे उतना ध्यान नहीं होता था, बहुत सारे अनेक चीजें होते हैं। और दूसरा भी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इन सालों में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सारा सुधार हुआ है। जब लॉ एंड ऑर्डर सुधार होगा तभी ना आप स्कूल जा पाओगे। तो लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है तो स्कूल में जा सकते हैं, सुधार हो सकता है, प्रगति हो सकता है। तो जो बेसिक ढांचा है वो अभी सही हो गया है, और मेरे ख्याल से अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आशा करता हूं कि और भी लोग आएंगे, जुड़ेंगे और अच्छा काम। जी, विवेक पांडे जी, आदित्य जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चूंकि बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश का, इसलिए स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और कायाकल्प भी हुआ है। उन्होंने 3.1 कुछ लाख स्कूल बताए जो पूरी तरह से रिनोवेट हुए हैं। विवेक पांडे जी, आप लोग कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में 26,000 स्कूल बंद कर दिए हैं सरकार ने, और अब वो आपके पीडीए के लोग खुलवाएंगे उन्हें। देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं आपके और आपके दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं आपके पूरे मन से चाहूंगा। जी, मैंने आपके असाइनमेंट को कन्नौज, गुरारपुर, कानपुर देहात, बरेली, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, बदायूं, हल्का नंबर 1 के कुछ असाइनमेंट को आपके वीडियो भेजे, चला दीजिए जी। स्कूलों की सत्यता सामने उजागर हो जाएगी। अभी हमारे आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक के आदित्य शेष जी का वक्तव्य जो भी है, उनकी सोच है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस की फैमिली सुरक्षित नहीं है, पुलिस के लोग मार खा रहे हैं,
पुलिस के लोगों पे हमले हो रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को जाने देते हैं। वो डिस्कशन का पॉइंट अगर आप आज रखेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और उस पर बहुत सारी बातें आ जाएंगी जो पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हाँ ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि है, मेरी अपनी दृष्टि है, भाजपा की अपनी दृष्टि है और मीडिया की दृष्टि हमेशा निष्पक्ष रहती है। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता है कि जमीन पे जब आप देखते हैं तो सत्यता कुछ और है। मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं भाजपा से कि आपके पास रिटायर्ड कई आईपीएस हैं, किसी एक को गृह मंत्रालय दे दीजिए जिसकी एक्सपर्टीज को आप इस्तेमाल कर सके गृह मंत्रालय संचालन के लिए, ताकि कानून व्यवस्था सही दिशा में संचालित हो सके। अपनी आत्ममुग्धता को संतुष्ट करने से बेहतर है किसी रिटायर्ड आईपीएस को गृह मंत्री बना दीजिए। आपके पास तो कई आईपीएस है। बहरहाल किसी दिन रखिएगा, उस पर लंबी चर्चा करेंगे डिटेल के साथ। बहरहाल स्कूलों की अगर बात करें, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण हमने किया था। 1.40 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियमित करने का कार्य हमने किया, जिनकी तनख्वाह भी हमने 39,000 से 40,000 रुपए करने का काम किया। लेकिन 2017 में आते ही सुप्रीम कोर्ट में पैरवी न होने के कारण, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन सही न होने के कारण उस समायोजन को रद्द करके उनकी तनख्वाह को 10,000 रुपए कर दिया गया था और वो लंबी लड़ाई आज भी जारी है। तनख्वाह नहीं विवेक भाई, अब बात बता रहे हो तो पूरी बता के चलो। तनख्वाह नहीं, उसमें से कईयों की छुट्टी भी हुई, बहुत छुट्टी, उसमें से कईयों की छुट्टी हुई और जो आपने समायोजन किया था ना, जो भर्ती की थी शिक्षा मित्रों की, वही बेबुनियाद थी। वो कहां टिक पाई कोर्ट में? हाँ, वो टीटी बीएड वाले बच्चे जो पढ़ लिख कर आ रहे थे उनको अवसर नहीं मिला। सुन लीजिए ना, उसका कारण सुन लीजिए, उसका वो नहीं टिक पाई। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा कि कोर्ट में नहीं टिक पाई। उसका कारण है, जब तक हमारी सरकार थी तब तक टिकी थी, जैसे ही योगी सरकार आती है पैरवी ढीली कर दी गई। मैंने तो आपके मंच पे पहले ही कह दिया, स्टेट ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया प्रॉपर। अगर रिप्रेजेंटेशन देते तो हमारा उद्देश्य भाई वो शिक्षकों की सैलरी हमारी जेब में तो नहीं जा रही थी ना। हमने तो प्रयास किया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। आज 84,000 जो पद हैं माध्यमिक शिक्षा की या शिक्षा विभाग में, क्यों खाली पड़े? और सबसे बड़ी बात है, ये बच्चे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे क्या हमारे कार्यकाल में आंदोलन कर रहे हैं? आज जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जो सरकार के दावे हैं वो संतुलित क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? योगी सरकार के, मैं कह रहा हूं चलिए योगी जी सारी बातें सही कह रहे हैं, तो ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? और अगर बच्चे सच बोल रहे हैं तो योगी जी स्वीकार कर लेंगे वो झूठ बोल रहे हैं। भाई कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि बच्चे आज आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अब चिंगारी की तरह हर जिले में जा रहा है। हमने तो सिर्फ एक बात कही है कि जो माध्यमिक, जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल समायोजित, आपने चाहे समायोजित किया चाहे बंद किया, मेरा ये कहना है कि अगर एक शिक्षक के ऊपर 60 बच्चों का दायित्व है तो आप स्वयं इसका आकलन कर लीजिए कि बच्चों को आप कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब तक सरकारी अधिकारियों को, देखिए अभी मैं और आईपी सिंह सर एक मंच पे थे, हम दोनों लोग साथी में थे एक डिबेट में, ये बात मैंने भी स्वीकार की। ये जो बदलाव की राजनीति आ रही है ना, जो राजनीतिक बदलाव की बयार चली है, जहां पे बच्चे आकर के अब समय से पहले आंदोलन कर रहे हैं, उनको परिपक्व होने की भी आवश्यकता नहीं है। अब वो नाबालिग वाली बात भी समाप्त हो जाती है यहाँ पे। अब उनको 18 वर्ष की आयु की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बच्चे समय से पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कल को सरकार अगर बदलती है तो चुनौती तो हमारे लिए भी रहेगी भाई। अगर आज हम इन बच्चों की नब्ज को नहीं समझेंगे, इनकी आवश्यकताओं को, इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में अगर हम भी नहीं अगर कदम बढ़ाएंगे तो क्या लगता है आपको कि कल को अगर भाजपा विपक्ष में जाएगी तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि जब तक इस देश की व्यवस्था में, चूंकि भारत की राजनीति बदल रही है, भारत की राजनीतिक परिदृश्य को बदल रही है हवा इसकी, और जब तक इस देश में ये नियम नहीं लागू होगा कि जितने भी सरकारी सेवा में लोग जा रहे हैं उनके बच्चे मैट्रिक तक की शिक्षा कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में लेंगे, मिड डे मील का खाना खाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस देश में गुणवत्तापूर्ण कोई भी स्थिति बन सकती है, दावे हम कितने भी करें। ठीक है भैया, मैं कैप्टन साहब के पास जाऊंगा, लेकिन विवेक भाई ये बात जो आज आप उठा रहे हो ना 2026 में, ये शायद 2010 या 11 की बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी इस विषय पर यूपीए शासन में, याद है मुझे और कहा था कि सुनिश्चित करें राज्य सरकार, जिले का डीएम, जिले का कप्तान अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाएं। कितनों ने करा दिया? उसके बाद तो आपका भी काम चल रहा। कितने भाई हम कह रहे हैं डीएम कप्तान छोड़ो भाई, किसी पार्षद ने नहीं कराया एडमिशन। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। किसी पार्षद ने नहीं कराया, अमल नहीं हुआ। मैं 10 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं। नहीं, 10 सेकंड में कंक्लूड कर आऊंगा। ये अच्छी बात है, ये चिंता होनी चाहिए जैन अल्फा के लिए। भैया भदौरिया साहब, अखिलेश जी ने कहा कि आपने 26,000 स्कूल बंद किए हैं, बदहाल कर दिया है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था
का जिक्र जैसे ही हुआ उन्होंने कहा कि पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, यानी हर ओर चारों ओर अव्यवस्था का आलम पैदा किया है आपने। देखिए सुनील सिंह, चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए अखिलेश अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और टोटल वो झूठ बोल रहे हैं, सत्यता वहां कहीं है नहीं। आपने भी अभी अपनी स्क्रीन पर चला के दिखाया स्कूलों की व्यवस्था कितनी बेहतरीन है, जिसमें शिक्षा के अच्छे स्कूल हैं, अच्छी यूनिफॉर्म है, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी लाइब्रेरी बनी है, कंप्यूटर लैब बनी हुई है, और आपने ही चला के दिखाया कि सब कुछ है। अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी है तो उसके लिए बिल्कुल योगी जी ने प्रशासन अधिकारियों को कस दिया है कि कहीं से भी किसी की भी कोई गलती मिलेगी तो जवाबदेही उसकी तय होगी। तो कहीं कोई कमी तो रही नहीं। अब रही अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी कह रहे पीडीए जाएगा ठीक कराएगा। अरे अखिलेश जी, आप इतने ही पीडीए के शुभ चिंतक हैं तो आप बता दें आपकी पार्टी के कितने लोग जो है ना सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते। और अखिलेश जी, आप खुद अपने बच्चों को इंग्लैंड में क्यों पढ़ा रहे हो? 3 के 3 बच्चे आप इंग्लैंड, शुरू से आपने इंग्लैंड में पढ़ाए हैं। तो अखिलेश पीडीए तो बात करते हैं, क्या पीडीए के साथ चल रहे हैं अखिलेश जी? तो खेल ये है कि चेहरा हमारा कुछ है, कहेंगे हम कुछ, करेंगे तो चेहरा चरित्र जब तक इन राजनीतिक पार्टियों का एक जैसा नहीं होगा तब तक इनकी सोच इसी तरह की रहेगी। ये दूसरे के लिए तो उदाहरण दे देते हैं मगर वो उदाहरण अपने ऊपर लागू नहीं करते। तो अखिलेश जी, पीडीए के जब लोग उसमें पढ़ने जाएंगे तो आप भी अपने बच्चे क्यों इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं? आप भी अपने हिंदुस्तान में पढ़ाइए। क्या हिंदुस्तान की शिक्षा आपके हिसाब से अच्छी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के कानून नियम आपके हिसाब से अच्छे नहीं है? और रही कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो अखिलेश यादव के टाइम तो पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं थे। क्या शैलेंद्र सिंह को भूल गए? शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के पास एलएमजी पकड़ी थी, पोटा लगाया था, तो मुलायम सिंह ने उन्हें ही सस्पेंड कर दिया, उन्हीं को हटा दिया। पहले जांच से हटाया, बाकी बाद एक केस लगा के उनको सस्पेंड कर दिया। ऐसे कितने अधिकारियों के साथ हुआ था, एक के साथ नहीं। अभी एक तो हमारी पार्टी में सांसद है, उस टाइम वो जो डीजीपी हुआ करते थे, उन्होंने क्या क्या बताया है। तो ये अपने पहले अपना चरित्र देखे। इनके टाइम क्या मुख्तार अंसारी किसका था? अतीक अहमद किसका था? जिसने 1 2 नहीं 10 के 10 पुलिस अधिकारी अपने गोदाम में बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसके घर पे चले गए थे। और मुलायम सिंह क्या कह रहे थे? अरे अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम है, इनको छोड़ दो, बात खराब हो जाएगी, सरकार बदनाम हो जाएगी। तो इस तरह की सरकार चलाने वाले आज लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं तो बड़ा शर्म आती है। मुझे बड़ा हास्यपद लगता है कि इससे ज्यादा हास्यपद कुछ हो नहीं सकता। जिनके यहाँ से गुंडे सरकार चलाते थे, माफिया सरकार चलाते थे, जिनके यहाँ भू माफिया, रेत माफिया, दारू माफिया, इस तरह के माफिया हावी हुआ करते थे। और हर थाने में एक यादव जरूर होता था, चाहे वो थाना इंचार्ज हो या सेकंड हो, चलती उसी की थी। और साथ साथ एक पार्टी का नेता उस क्षेत्र को पूरा कोऑर्डिनेट करता था, उसके हिसाब से थाना चलता था। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किसने नहीं देखा उस टाइम? यही आज बच्चे कम से कम सुरक्षित पढ़ तो रहे हैं। इनके टाइम तो स्कूल जाने से डरते थे। स्कूलों को खास करके लड़कियों को माँ बाप स्कूल में भेजने से डरते थे कि पता नहीं कब हमारी लड़की का अपहरण हो जाए, घर वापस आएगी भी नहीं। पांडे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जायज बात है। आपने आपके शासन में क्या नहीं हुआ भाई साहब? आज पुलिस सुरक्षित। अरे सुनिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि काश के सत्ता में होते। इतनी बातें जो रो रहे थे बैठ करके, काश के सत्ता में होते। मुझे तो लग रहा है कि हमारी सरकार चल रही है, अभी भी विपक्ष में ही बैठे हैं। रुदन प्रहलाद तो 9 साल के बाद भी हिंदू मुसलमान पे टिका है, उसके आगे तो बढ़ नहीं सकते ये लोग। अपनी जिम्मेदारी कभी तय नहीं करेंगे, हिस्सेदारी और साझेदारी पे कभी खुलासा करेंगे नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं होती भाजपा में। आपको भी पता है, ना रेजिग्नेशन होता है ना जिम्मेदारी तय होती है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब सुनील भाई आपने ये थोड़ा सा आपकी तरफ से मुझे मजबूती आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, इन्होंने आपके दिखाए वीडियो का जिक्र कर दिया जिसमें सरकार की सुशासन बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ वीडियो मैंने भी भेजे हैं, अगर आपकी इच्छा हो चलवा दीजिए, वरना सोशल मीडिया पे तो सारे वायरल हैं। इनकी सुशासन की दुर्गति और इनके योगी आदित्यनाथ जी के झूठ उसमें खुले साफ उजागर हो रहे हैं।
कितना इन्होंने सुशासन किया है, कितना इनके स्कूलों पे काम हुए, सब उसमें उजागर है। और प्राथमिक विद्यालय से बिल्कुल मैंने इसलिए कहा दाएं बाएं मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति की पोल तो वही आईपीएस खोल रहा है जिसकी मां के साथ बेरहमी से अत्याचार होकर उनका मर्डर कर दिया गया। उसी जिले की कप्तान बता रहे, पुलिस बता रही है कि गहने रिकवर हो गए, और वो खुद बता रहे हैं कि भैया गहने तो चोरी ही नहीं हुए। तो आपकी कानून व्यवस्था की दुहाई आप अपने पास रखिए। किस जिले में कौन कितना ठाकुरवाद है वो हम उस चर्चा पे जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा। मैं फिर कह रहा हूँ आप डिटेल मत करिए। हाँ ठीक है, विषय है जिम्मेदारी तय करने की बात करिए। आज विषय नहीं है, आज शिक्षा पे अगर आप मसला उससे आना चाहते हैं तो मैं खुल करके बात करूं फिर। नहीं खुल करके रहने दो, फिर वो उसमें बहुत सारे कांड खुल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। 2021 की यूपीएसआई भर्ती में सुन लीजिए, 2021 की यूपीएसआई भर्ती में 150 से अधिक एफआईआर में 60 से अधिक सेंटर मालिकों को नामजद किया गया जाता है। एसटीएफ ने 15 लाख से 50 लाख तक के रेट पकड़े बाकायदा, और उसमें भी कई लोगों को नियुक्तियां दे दी गई, बाकायदा नौकरियां बेची गई हैं उठा उठा करके इनकी सरकार में। 10 से अधिक पर्चे उत्तर प्रदेश में लीक हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दावे सुशासन के कर रहे हैं। इस देश के लिए इससे शर्मनाक क्या रहा होगा कि एयरफोर्स तक से आपने सहायता ले ली, उसके बाद भी नीट के परीक्षा के पर्चे लीक हो गए, और उसके बाद अभी भी एग्जाम पर्चे लगा। एयरफोर्स के बाद तो फिर नहीं हुआ लीक। आप क्या एयरफोर्स के बाद फिर नीट कहाँ लीक हुआ? मेरा कहने का, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एयरफोर्स के बाद कहाँ लीक हुआ? उसके बाद तो बच्चों के रिजल्ट भी आ गए। राजस्थान नहीं, आपको राजस्थान की स्थिति नहीं पता? अरे भाई, एयरफोर्स से जब गया पर्चा फिर कहाँ लीक हुआ? ये तो आखिरी में इन्होंने जोखिम लिया। नहीं, राजस्थान में पेपर, राजस्थान में सॉल्वर भैया कैसी बात कर रहे हो विवेक पांडे? राजस्थान में नीट का पेपर लीक हो जाए और फिर देश भर में बवाल नहीं होगा? हम भी बच्चे सेलेक्ट हो गए भैया, हम भी खबरें पढ़ते हैं। बच्चे रिजल्ट आ गया बालकों का, मैं नहीं चलता। बालकों का रिजल्ट आ गया दादा, मिठाई बट गई घर में, कहाँ लगे वो अभी? वो रिजल्ट भी समायोजित नहीं हुआ प्रॉपर, उस रिजल्ट में भी हेर फेर था। अब मैं मुझसे बुलवाएंगे तो मैं सारा डेटा लेके बैठता हूँ। हो सकता है आपके पास अखिलेश जी से ज्यादा जानकारी हो सकता है अखिलेश जी से ज्यादा जानकारी हो। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको भेजूंगा, आपको शायद जानकारी ना हो। जैसे मैंने कुछ वीडियो भेजे हैं, आपकी जानकारी में नहीं थे, मैंने भेजे, चलवा दीजिए। हमारी जानकारी में सब है, हमारी जानकारी में सब है। हमने वही स्कूल वाला ही मसला उठाया कि स्कूल के अंदर क्या क्या सरकार दे रही है, क्या नहीं दे रही। ठीक है, अब आप कहीं गली मोहल्ले सड़क नाली नुक्कड़ अगर कहीं रास्ता खराब और ये सब चीजें हैं तो फिर ये मेरे चर्चा का विषय थोड़ा सा दूसरा है। स्कूलों के अंदर क्या हुआ, स्कूलों में अंदर क्या व्यवस्था है, बाउंड्री वॉल कैसी है, नए भवन बने नहीं बने, लाइब्रेरी बनी नहीं बनी, ये तमाम सारी चीजें हैं। इस पर आपने कितना काम किया और भदौरिया जी ने कितना काम किया? आज मैं वही तो कह रहा हूं, अगर इन्होंने आदित्य शेष जी तो ये मीडिया के आदित्य शेष जी आपने इस चर्चा का मूल तंत्र निकाला कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है उत्तर प्रदेश की, इसलिए बच्चा स्कूल जा पा रहा है, बिटिया जा पा रही। विवेक पांडे कह रहे हैं कि पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, इसलिए, हालांकि उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है जो आईपीएस की माता के साथ जो हुआ है उस मामले में, लेकिन 2 जून 2016 जवाहर कांड को कैसे भूल जाओगे? हैं, कैसे भूल जाओगे जवाहर कांड को? भी मत भूलिए, मैं क्या बोल रहा हूं भूलने के लिए? रामवृक्ष यादव जिसको समाजवादी पार्टी पेंशन देती थी सरकार, रामवृक्ष यादव को, बिक्रू कांड भी मत भूलिए, बिक्रू कांड भी मत भूलिए। हाँ, बिक्रू कांड क्यों भूल रहे हैं? क्या हुआ उसका? बिक्रू कांड क्यों भूल रहे हैं? क्या हुआ? रामवृक्ष यादव प्रमुख सचिव यूं करता गया, यूं गिरफ्तार भी हुआ तो यूं करता हुआ गया जेल में। कांड की भी व्याख्या होनी चाहिए। और उसको कह रहे हैं बिक्रू कांड को न्याय दिलवाने सुप्रीम कोर्ट में गए थे जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आदित्य शेष की भी व्याख्या कर दीजिए भैया। मुकुल द्विवेदी, संतोष कुमार यादव तत्कालीन इंस्पेक्टर है मथुरा, इनकी हत्या कर दी, 29 लोग मारे उसने। और बिक्रू कांड में तो कोई मारा नहीं था। हाँ, बिक्रू कांड में पुलिस वालों को जिसने मारा उसका एनकाउंटर हो गया, वो पहुंच गया अंजाम तक, वायरल थी, उसकी अंजाम तक पहुंच गया, वो लोगों के नाम ना है सामने, इसलिए उसको मारा गया। हाँ, अंजाम तक पहुंच गया। सचिव सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, सुनील भाई बैटिंग या तो वो करेंगे, भाई तो सुन लीजिए, आप तो अंपायर हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आप तो अंपायर हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, कौन सी फोटो वायरल हुई थी? अच्छा चलिए, बिक्रू कांड में फोटो किसकी वायरल हुई थी बताइए जरा, उसके साथ किसकी फोटो वायरल हुई थी बिक्रू कांड में? कौन सा भाजपा का नेता ऐसा नहीं था जिसके साथ फोटो नहीं थी उसकी? हाँ, और कौन सा प्रमुख सचिव जिसके साथ बहुत सबके साथ शादी में शरीक होने के लिए गया था? वो सबके साथ बताइए। टिकट कौन दे रहा है चुनाव लड़ने के लिए? मैं कह तो रहा हूं, आप दे रहे हो, आपकी सहयोगी पार्टी दे रही है।
और बात बता रहे हो कि भदौरिया जी की पार्टी थी, तो होगा भैया आप लोगों का आपस का मसला हुआ अंदर। आदित्य शेष जी, कोडिन प्रकरण में कौन था? बुलडोजर क्यों नहीं चला? कोडिन भैया क्या बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा भैया? क्या एक यही मेन वजह है या कुछ व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई भी हैं? मेरा प्रश्न बस इतना ही है और वहीं उतनी ही परिधि में रहेगा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था और योगी सरकार के शासनकाल की शिक्षा व्यवस्था, ये तराजू में रखी है दोनों। देखिए जी देखिए ऐसा है सुनील भाई कि शिक्षा के लिए पहला लॉ एंड ऑर्डर, कानून का पालन होना चाहिए, न्याय व्यवस्था होना चाहिए। ये आप आज यूपी में कहीं पे भी जाइएगा, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और इसके आंकड़ा आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में भी दिखेंगे। अब विवेक भाई ने एक वो पॉइंट निकाली, वो आईपीएस ऑफिसर की, मानता हूं वहां पे प्रॉब्लम। अगर आप सिर्फ एक कार्ड को निकाल नहीं सकते, आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ेगा। और यूपी में हर कोई कहता है कि आज मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं और इसके कारण जो है बच्चे पढ़ भी जा रहे, क्योंकि पहला तो शांति का माहौल चाहिए, तो शांति के माहौल के बाद स्कूल जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। और दूसरा, मैंने एक स्टैटिस्टिक भी देखा कि यूपी में जब एनसीईआरटी की जो सर्वे हुई थी, कंपैरिजन हुआ था, यूपी में मैथमेटिक्स में एवरेज स्कोर था 64, पर देश भर में जो एवरेज था वो 60 का था। तो इन सालों में यूपी में मैथमेटिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर काफी इन्होंने फोकस दिया है और जो लर्निंग आउटकम्स है इसको भी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, इसका भी आकलन किया जा रहा है और इसके ऊपर फोकस है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपी भर में लोग मानते हैं कि समस्या है और कभी इधर प्रॉब्लम हो सकता है, मगर एक चीज तो उनके मन में है यूपी में कि योगी बाबा जो है, योगी जी जो है, उस पर कार्रवाई करेंगे। समस्या हल होगा नहीं होगा, पकड़ा जाएगा, पकड़े भी गए। मुझे अभी भी याद है जब मैं कुंभ मेले पे गया था तो पुलिस वाला ने खुद हमसे कहा कि यहाँ अतीक अहमद का होता था और हमारे लोगों को पकड़ के जाता था और योगी जी आने के बाद हमने रास्ता तोड़ दिया और अब उसका जो हुआ वो हुआ। तो लोग जो है देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, विजन मतलब विजिबल है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर में है वो विजिबल है। तो इधर उधर का तो कार्ड हो सकता है, कोई परफेक्ट स्टेट तो नहीं है और यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, 22 करोड़ लोगों का स्टेट है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट ही हुआ है। अब विवेक जी वो माने नहीं माने वो अलग बात है, क्योंकि उनकी राजनीतिक कंपल्शंस है, वो मैं उसके ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा। फिर भी उन्होंने भी ये मान लिया है कि ठीक है अब सुधरा गया है, पर उनके कुछ पॉइंट्स है उसको हम सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रगति हुआ है वो नहीं हुआ है, तो हुआ है। कभी भी इस तरह की चीजों को लेकर, जैसे विवेक पांडे जी की सरकार के टाइम पे जो लैपटॉप बांटने की बात आई थी, विवेक भाई आप लोग लगातार इस बात को कहते हो मंच से, अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि हमने लैपटॉप दिए बच्चों को, इन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे, इन्होंने ये सब। योगी सरकार में भी कुछ बच्चों को लैपटॉप मिले, हम ये नहीं कह रहे सब बच्चों को मिले, कुछ बच्चों को लैपटॉप बांटे ये लोग, कुछ बाकी चीजें भी करी। अगर ये भदौरिया साहब ये कहते फिरें, कृष्णकांत जी आपके पास आ रहा हूं, भदौरिया साहब ये कहते फिरें कि भाई साहब हमने किसान सम्मान निधि तो छोड़ो, हमने लखनऊ में बुलाकर माननीय किसानों को यहां ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। अब बताओ, ट्रैक्टर की चाबी, विवेक भाई लैपटॉप छोड़ो, किसानों को ट्रैक्टर बांटे इन्होंने। अब बताओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों, एक भैया सवाल हो जाता है मेरा, पूछा मैं तो जा रहा हूं कृष्णकांत जी के पास, है ना, ट्रैक्टर बांटे, लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि ट्रैक्टर बांट देने भर से क्या किसानों की समस्याओं समाधान हो गया, सारी समस्या खत्म हो गई? नहीं। आलू के किसान की समस्या समाप्त हो गई? नहीं। हम ये भी नहीं मान सकते, ऐसे ही नहीं मान सकते जैसे ये कह दिया जाए कि हमने बच्चों को लैपटॉप दिया था, क्रांति आ गई। अच्छा, नहीं आई क्रांति भाई साहब, लैपटॉप बांटे अच्छी बात है, लेकिन क्रांति नहीं आई। कृष्णकांत जी, ये दोनों बातें हैं कि किसान की समस्या ट्रैक्टर देने भर से भी नहीं हल हो पाई और बच्चे को लैपटॉप मिलने से भी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं पाई।
देखिए, शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, उसे किसान की भी बात आ गई, क्योंकि किसान को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है और आज जो राष्ट्र की जो पहिए घूमते हैं उसे किसानों का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी बात ये हो रही थी कि अखिलेश सरकार में शिक्षा की क्या स्थिति थी, एजुकेशन किस तरह से इम्पार्ट किए जा रहे थे और योगी सरकार में किस तरह से काम किए जा रहे हैं। अभी मैं आंकड़ों पर नज़र डाल रहा था, तभी सज्जन कह रहे थे कि 60:1 की बात हो रही थी शिक्षक की। तभी हम देख रहे थे कि अखिलेश सरकार में जब उनका शासन था 12 से लेकर 17 तक में, तो 39 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे सुनील जी, और अखिलेश जी की सरकार में 25 बच्चे पर एक शिक्षक हैं। रही बात की संस्थानों की बात है, तो अगर योगी सरकार के में देखें आप, तो आयुष विश्वविद्यालय खुले हैं, सुहेलदेव विश्वविद्यालय खोले गए हैं, और कई जो IIT IIM है उसका भी विस्तार एक्सटेंशन किया गया है। हालांकि लखनऊ में है, लखनऊ का एक्सटेंशन नोएडा में भी है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, बेसिक शिक्षा की बात हो रही है, वो कोई भी सरकार रही हो, आपको उसको केवल हम एक कंप्यूटर ला दें, लैपटॉप ला दें और IT का बहुत सारे उपकरण ला दें, लैब ला दें, उससे समाधान नहीं होगा। आपको हर स्तर पे काम करना होगा कि शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है, एक उत्तर प्रदेश जिससे कि बच्चे बहुत ही तेज तर्रार हैं, पढ़ने में उनके IQ लेवल भी बहुत अच्छे हैं, अगर उनको वो परिवेश, वो माहौल नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य से हम एक तरह से खिलवाड़ी कर रहे हैं। कि आप विश्वविद्यालय तो बना दिए, कॉलेज तो बना दिए, जो हमारे शिक्षक है उनकी एक गुणवत्ता हो, और बच्चे को जो हम एजुकेशन देने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट, आजकल स्मार्ट कंप्यूटर आ गया है, इलस्ट्रेशन है, हम उसको दिखाते हैं, प्रोजेक्टर पे भी दिखाते हैं, तो तमाम चीज़ें ले आते हैं। लेकिन वो गुणवत्ता कैसे कायम की जाए, इसके लिए सरकार को, चाहे योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उनको उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, तमाम चीज़ें बात होती है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा सपा के साथी से कि जब चुनाव नज़दीक आता है, 2027 में चुनाव होने हैं, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये पूरा माहौल तैयार हो जाएगा, तो चुनाव के आते ही मुद्दे तलाश किए जाते हैं। मुद्दे योगी सरकार में भी तलाशे जा रहे हैं, सपा सरकार भी तलाश रही है। अब देखिए, राधाकृष्णन की बात आ गई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इससे बड़े शिक्षक आज तक भारत में, अगर आधुनिक भारत की बात करेंगे तो कोई नहीं हुए। पुरातन में जाएंगे तो एक से एक स्कॉलर रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। अगर उनकी बात अब ये कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर जो 5 सितंबर को होता है, हम क्या करेंगे, जितने अभी बंद किए गए बेसिक स्कूल बंद किए गए हैं या उसको मॉडिफिकेशन किया गया, आंदोलन करेंगे। फिर आगे आंदोलन की राह पर, आंदोलन से कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरनी है। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जो एजेंसियां हैं, जो विश्वविद्यालय, जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, संस्थान है, और जो उनको चलाने वाली संस्था है, उसके ऊपर में काम करना होगा। उसमें क्वालिटी के लोग रखने होंगे, उसमें स्कॉलर्स रखने होंगे कि कैसे शिक्षा की बदहाल स्थिति को सुधारा जाए। एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश में चोरी सरेआम होती थी, नकल का एक उदाहरण पेश किया जाता कि देखना है तो आप उत्तर प्रदेश जाइए। एक जमाने बिहार में भी ऐसी स्थिति थी, तो उस पर योगी सरकार ने जरूर नियंत्रण किया है। और रही बात ये कि भरोसे की बात है कि बच्चे आज स्कूल तक खींचे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बालिकाएं आ रही है, तो इसके पीछे में उस सुरक्षा का जो एक माहौल है सुनील जी उत्तर प्रदेश में, वो मिल रहा है। उनको पता है कि हमारे बच्चे स्कूल तक सही से जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखिए, एका दुक्का घटना होती है, वो IPS की माँ को मार दिया या इस तरह की घटना होती है, हर सरकार में होती रही है। तो अब एक विषय को लेकर हम अभी बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे। योगी सरकार प्रयास, ऐसा नहीं कि सपा सरकार में काम नहीं, उन्होंने भी लैपटॉप दिए, साइकिल बांटी, बच्चों के लिए काम किए, स्कूलें खोली, ऐसा नहीं कि उनके समय में नहीं हुआ है। लेकिन ये कंपेरिजन हो रहा है कि बेहतर कौन रहा है, तो अगर उसमें देखेंगे, आंकड़ों पर अगर नज़र डालते हैं और जो रिपोर्ट आ रही है, जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर, अगर उसको अगर देखा जाए, एक से निगाह डाली जाए, तो योगी सरकार थोड़ा सा उनका एज ज़्यादा है। विवेक भाई, आपको आवाज आ रही है विवेक भाई? हाँ, बिल्कुल आ रही है विवेक भाई। क्या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम आज जिन नौनिहालों का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, जिसे एक नया नाम दिया गया कि जैन अल्फा, इस जैन अल्फा के लिए हम लोग खुले दिल से, बड़े दिल से नहीं बात कर सकते, या हमेशा यही बात होगी कि हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, ये तमाम सारी चीजें? क्या हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते? कर सकते नहीं, सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए समझना चाहूंगा विवेक भाई, चूंकि लंबा अनुभव रहा है आपका, पार्टी में आप सक्रिय रहे हैं और बाकी बेसिक मुद्दों पर भी आप लगातार समाज में दिखते रहते हैं। विवेक भाई, क्या इन 10 वर्षों के भीतर नकल पर, खास तौर पर मैं पूछ रहा हूं आपसे, और इसीलिए मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर थोड़ी सी बात हो जाए, हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, क्या नकल पर विराम लगा है आपके दृष्टिकोण से?
नहीं, देखिए सवाल यहाँ पे दो है जो आपने पूछा था। मैं अब राजनीतिक बात नहीं कर रहा, अब मैं एक सामान्य अधिवक्ता और एक उत्तर प्रदेश के नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूँ। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का पूरा वोट किसी एक राजनीतिक दल को नहीं मिलता, वहां पक्ष है तो विपक्ष भी है। सवाल यह है कि अगर आप किसी के साथ न्याय कर रहे हैं तो दूसरा स्वयं को अन्याय, उसके साथ अन्याय हुआ ऐसा महसूस क्यों कर रहा है? और मुझे लगता है जिसको न्याय मिल रहा है, न्याय तो उसको मिल गया, तो न्याय मिलना तो सुखद अनुभव होता है। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल यहाँ पे फंस रहा है और राजनीतिक दल यहीं पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो सरकार आती है जाती है, जो माहौल बनता है वो उन अन्याय और पीड़ित लोग रहते हैं ना, उनके कारण बनता है। मेरा पूछ रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का समायोजन आज तक क्यों नहीं हो पाया भाई? उसका समाधान ही नहीं निकल पाया, ना कोई संवाद कर रही है सरकार। 2021 की यूपीएसआई भर्ती आपने भी खूब कवर की थी, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है आपने बहुत बखूबी कवर किया था, आपने भी उनकी बच्चों की आवाज खूब उठाई उसमें, लेकिन क्या न्याय हुआ? जो पकड़े गए उनको तक ज्वाइनिंग दे दी गई। और 10 से अधिक उत्तर प्रदेश में पर्चे लीक होने के बाद अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि संवाद करने के लिए तैयार नहीं है बच्चों से, और सीधे आप एक राजनीतिक मंच पे केवल ये दावे करिए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया है, तो ये उन बच्चों के साथ पीड़ाजनक माहौल तैयार करता है जिन बच्चों ने उस परीक्षा में अपने भविष्य को खो दिया। उत्तर प्रदेश में कितनी परीक्षाओं के कारण कितने ओवर एज बच्चे हुए हैं, क्या उनको कोई अवसर मिला? मैं तो मुद्दे उठा रहा हूं एक सामान्य नागरिक की तरह। मेरा अपना भतीजा नीट की तैयारी कर रहा है इस समय, पहला पेपर उसका इतना बढ़िया गया कि हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका हो जाएगा। दूसरा पेपर, लेकिन पहला पेपर कैंसिल हुआ, दूसरे पेपर में मार्क्स कम हो गए। अब बताइए अगर उस डिप्रेशन में आके उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका जवाबदेही कौन करता करेगा? चलिए एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, सरकार में है 9 साल जी। हालांकि जो विषय विवेक उठा रहे हैं कृष्णकांत जी, वो विषय तो है ही, लेकिन हम सिर्फ मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपने जब ये सब चीज़ें उठाई हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि हाँ, इन विषयों पर कार्य हुआ है। आपने ये बता दिया, वही है स्थिति कि पानी का आधा गिलास मुझे आधा भरा दिख रहा है और विवेक पांडे जी को खाली। पानी है उसमें, स्थिति भी वही है, नजरिया अलग है। कृष्णकांत जी बिल्कुल, देखिए हम समाज के अंग हैं, पार्टी और प्रवक्ता तो बात की बात आती है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने राज्य को विकास के रास्ते पर ले चलें, आगे ले चलें और हमारा डंका बजे। हमारे बच्चे जब निकलें भारत के मानचित्र पर और विदेश में जाएं तो नाम रोशन करें, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जो शिक्षा की बदहाल स्थिति है और अगर उसमें कुछ काम किया जा रहा है तो मिल बैठ के बात होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हमने यहाँ तक का काम किया है, हमने स्मार्ट एजुकेशन के लिए वो तमाम सुविधाएं दी है जो हो सकती है। जो विदेश में खासकर आप जापान, सिंगापुर की बात करें, वहाँ पर जो स्मार्ट एजुकेशन, चीन में जाकर आप देखेंगे बच्चों को जो खासकर AI का ज़माना आ गया है, कंप्यूटर एजुकेशन है, प्रोजेक्शन है, इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सुनील जी, वो ज़माना गया जब पेड़ के नीचे बैठ के गुरु ज्ञान देते थे और ज्ञान प्राप्त कर लेते, मैं सभ्यता पे आधारित ज्ञान था। अब तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो तमाम तरह के संसाधन आ गए हैं। जो पहले लोग एकदम किताब में खोए रहते थे, बुकिश नॉलेज होता है, आजकल बच्चों को हर लेवल पर गाइड करने के लिए तंत्र बैठे हुए हैं। उनके स्कूल में है, स्कूल के बाहर हैं, ये बताया जाता है कि आपको ऐसे पढ़ना। एक तरह से आजकल की परीक्षा ऐसी भी होती जा रही है कि किसी तरह से परीक्षा में अंक बहुत ज़्यादा ले आए जाएं और एग्जामिनेशन पास कर ली जाए जिससे उनको रोज़गार मिल सके। तो एक जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है उसमें भी कमी आई है, तो सरकार को मिल बैठ के काम करना होगा। विपक्ष के जो मुख्य धारा है, खासकर सपा पार्टी है या बसपा है, वहाँ पर कांग्रेस है, सबको मिल बैठ के कि बच्चे सबके हैं, उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, एक बार बैठे मंच पर बैठें और ये देखें कि आखिर क्या काम अब तक हुआ है आज़ादी के बाद और अब क्या काम बाकी रहना है, किस एरिया में हमें ज़्यादा काम करना है। क्या शिक्षक की जो गुणवत्ता है उस पर काम किए जाए, बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल तक कैसे पहुँचे उस पर काम किया जाए, अगर बच्चे स्कूल में हैं तो उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिए जाए। और किताबें खासकर सुनील जी कि बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या ऐसी है उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पर कि बच्चों को किताब कॉपी के लिए, पेन के लिए और संसाधन के लिए तरसना होता है। ठीक है, कंप्यूटर मिले हैं लेकिन सबको नहीं मिल पा रहे हैं। अगर बच्चे दूर दराज में रहते हैं, गांव में देहात में रहते हैं, उनको स्कूल आने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हम कहते हैं कि साइकिल से बेहतर है कि स्कूली बस की व्यवस्था हो जिससे बच्चे स्कूल तक खींचे चले आए। तो मुझे ये तमाम चीज़ें हैं, योगी सरकार ने न केवल इस पर काम किया है बल्कि जो हेल्थ सेक्टर है खासकर सुनील जी, उस पर भी काम किया जा रहा है, लाइब्रेरी के ऊपर में भी काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि काम इन्होंने किया है,
लेकिन अभी भी कहते हैं ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी बहुत लंबे सफ़र पर तक जाना है, लंबी यात्रा करनी है। खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में तमाम सेक्टर में सरकार काम कर रही है, विपक्ष भी तमाम सेक्टर में सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन का जहाँ मसला है उसमें सबको मिल बैठ के काम करना होगा, यही समय की पुकार है। सवाल कहते हैं कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते, कुछ इस तरह की स्थिति भी है। और जो बाकी सरकारें रही हैं पहले उत्तर प्रदेश में, उनके कार्यकाल को भी नापा तोला जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया है। विवेक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, वो उंगली उठा रहे हैं। विवेक भाई, जो बात कृष्णकांत जी, हालांकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करिए। जो बात कृष्णकांत जी ने कही, क्या हम लोग इस दिशा में काम नहीं कर सकते? हम सिर्फ आरोप, छींटाकशी, कीचड़ उछालना, यही सब करेंगे? कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इन जैन अल्फा के लिए एक सहमति नहीं बना सकता? ठीक, आपके सवाल का जवाब देता हूं। जो सवाल मैं उठा रहा था, जिसपे मैं गलती से शायद रिमूव हो गया, जो भी टेक्निकल रीजन रहा, बहराइच में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मुफ्त बांटे जाने वाली हजारों किताब एक कबाड़ की दुकान पे बेचे जाने का प्रकरण आया था। आप लोगों ने भी जोर शोर से उठाया था। 26-27 के लिए छप करके आई थी और 4 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कबाड़ी को बेच दिया गया था। मुद्दा ये है, इस सरकार में ये नहीं कहा जा सकता सब कुछ सही है, और ये भी नहीं कहना लाजमी होगा कि सरकार कुछ कर रही है। समस्या कहां पे है? समस्या यहाँ पे है कि यहाँ पे समीक्षा का अभाव है, जवाबदेही तय करने का अभाव है। योगी जी के साथ समस्या यह है कि पिछली 14-15 लगातार मीटिंग जो चल रही है उनकी उच्च लेवल की या उच्च स्तरीय जिसे कहते हैं, वो बाकायदा कालिदास मार्ग से सरकार संचालित हो रही है उत्तर प्रदेश की। और ये प्रमुख मीडिया के जितने लोग हैं सभी को पता है, अंदर दबे खाने में सभी राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अब सरकार कालिदास मार्ग से चल रही है। अब वहां भले 2 अधिकारी भिड़ जा रहे हो, चाहे लड़ जा रहे हो, वो उनका विषय है, लेकिन अब सरकार संचालित हो रही है कालिदास मार्ग से। और उत्तर प्रदेश की जब भी इतिहास की बात होगी तो केवल समाजवादी पार्टी नहीं, भाजपा की भी सरकारें रही हैं। भारत को कहां से कहां तक आने में 70 साल 74 साल में आने में भारत को यहां तक, उसके बाद भी अगर हम अब शिक्षा व्यवस्था पे, मूल शिक्षा, बुनियादी आवश्यकताओं पे अगर बहस कर रहे हैं तो इसके लिए उत्तरदायी कोई एक राजनीतिक दल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कल्याण सिंह का राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल याद किया जाएगा भाई, और लोग आज भी बिल्कुल लोग आज भी इस बात की वाहवाही करते हैं कि हमने कल्याण सिंह के समय पे देखा उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का हाल, राजनाथ सिंह के समय पे भी देखा। लेकिन यह भी सच है विवेक भाई, अब इसे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, नेताजी को जो युवा है ना वो पसंद ही इसलिए करते थे कि नेताजी आ जाएंगे तो नकल चकाचक होगी गुरु। चलो इस बार समाजवादी पार्टी ये राजनीतिक मतलब है, नहीं ठीक है, मैं इसमें कोई आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखता। ये चूंकि नैरेटिव वाली बात है, चूंकि भाजपा बहुत पैसा बहाती है इसके पीछे, आपको पता ही है। जो मुख्यमंत्री अच्छे कार्य करता है ना, उसको प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक अपने प्रचार प्रसार विज्ञापन पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो मुख्यमंत्री वास्तव में शिक्षा की दिशा में उत्तम कार्य कर रहा होगा, कंक्लूड कर रहा हूँ जो आपने कहा, हाँ बिल्कुल लागू होता है। हमारा बजट 100 करोड़ का था, आप भी जानते हैं। हमारे समय में सूचना का बजट 100 करोड़ होता था, आज 580 करोड़ से अधिक है। आज 580 करोड़ से अधिक है, ज्यादा नहीं। 2015-16 का ही बता दो अखिलेश जी का प्रचार का बजट 100 करोड़, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, 100 करोड़। ठीक, अरे मैं सूचना की बजट की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं सूचना की बजट की बात कर रहा हूँ। आदित्य शेष जी, मैं अपने अच्छा, मैं 10 सेकंड में कंक्लूड कर दूं, मैं 10 सेकंड में कंक्लूड कर दूं, एक बात 10 सेकंड में कंक्लूड कर दूं। अभी आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, मेरे घर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे गर्व है, फक्र है इस बात का। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई साहब कैसे आजकल देखो इतने मॉडर्न और ये पता नहीं कौन कौन से अगल बगल में स्कूल, कैम्ब्रिज और ये सब है। मैंने कहा भाई मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, हमारे घर के बालक भी उसी से पढ़ेंगे। ठीक, आज मैं तमाम जो ऑर्डन फॉर्डन पता नहीं कहां से पढ़ के आ रहे हैं, मैं उनके सामने बैठा हूं ना जवाब लेने के लिए, मैं कैसे मान लूं? और वो बच्चे उन जो बोर्डिंग स्कूल हैं, जो अच्छी बिल्डिंग वाले हैं, बसों वाले स्कूल हैं, उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। आदित्य भाई, मुझे तो गर्व होता है। जी बिल्कुल। देखिए, अल्टीमेट एम जो होना चाहिए सुनील जी, के प्राइवेट स्कूल की सिर्फ इन्हें गिने चुने लोगों के लिए होना चाहिए, जिसको हम चार्टर स्कूल्स कहते हैं यूएस में, और बाकी सब जो है हमें यही लक्ष्य रखना है कि वो पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम से चला जाए, क्योंकि पब्लिक स्कूल सिस्टम में जो है काफी छूट और रियायतें होते हैं। तो मैं समझता हूं कि पब्लिक स्कूल सिस्टम को अगर आप
शक्तिवान बना दोगे, शक्तिशाली बनाओगे, तो आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग, अभी मैं जो कहने वाला हूं वो पॉलिटिकली सही नहीं होगा, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। अगर आपने किसी को काबिल बना दिया है, आपने किसी को शक्तिवान बना दिया है, तो ये सब जरूरत है नहीं, मगर ये अपनी देश की पॉलिटिकल रियलिटी है। और आपके जैसे कितने और लोग उदाहरण में रह सकते हैं कि जिन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो है पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम से आ रहे हैं और मुझे कोई आपत्ति नहीं दिख रहा, मुझे तब तो ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। मैं विवेक भाई को यही कहना चाहता हूँ, विवेक भाई समय आया है, समय बदल गया है, अब वो तू मैं का जमाना नहीं रहा। चाहे आप पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्तारूढ़ हो, विपक्ष में हो, हम सबको एक ही साथ आना है और जो डिस्कशन, जो वाद विवाद करना है ना, वो धरना देके बाहर सब लोग को तकलीफ देके कोई फायदा नहीं है। इसको विधानसभा के अंदर हम बात करते हैं, विवाद करते हैं, ताकि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो और उससे एक समाधान निकले। जी, ऐसा है ही नहीं कि विधानसभा में बोल नहीं सकते। ठीक बात। तो ये विधानसभा में बात करिए, आप ये मामले को वहां उठाइए ताकि इस पर एक सॉल्यूशन निकले। और भी कह रहा हूं, ये धरना देना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। हम सिविलाइज्ड लोग हैं, सभ्यता से आ रहा है और हमें ये सदन में बोलना चाहिए। ठीक बात। लोग कहते हैं विवेक भाई, आप शिक्षा तो विदेशों वाली दिलवा लोगे बालकों को, बच्चों को, संस्कार कहां से लाओगे? तो हमारा उदाहरण ये होता है, हम सरकारी स्कूल में भैया संस्कार भी बच्चों को दिलवा रहे हैं और शिक्षा भी मिल रही है और वो उनसे कंपटीशन भी कर रहे हैं। खैर, आप अपनी बात रखिए। और दूसरा ये कि एक लगातार ये प्रश्न उठता है, हालांकि इसमें और आप बेहतर तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर पाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जगह उसे उत्तर प्रदेश यादव सेवा आयोग बना दिया था और वो उसके कर्ता धर्ता थे अनिल यादव। विवेक भाई, ये क्यों ऐसा क्यों हुआ? रिकॉर्ड पे हैं जी। हाँ, जो बातें रिकॉर्ड पे हैं उन तथ्यों को मैं झुटलाने का काम नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि बांदा के कृषि विद्यालय में जिस तरह से योगी जी के सजातियों को नियुक्तियां दी गई थी, हर मानकों को दरकिनार करके, चाहे जिस तरह से न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश के पीसीएस के रिजल्ट्स में जिस तरीके से बाकायदा रिजल्ट जारी होते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में उपाध्याय तक को ओबीसी की सीट दे दी गई थी। एक कैंडिडेट था जिसका कि बड़ा जोर शोर से नाम आया था। तो ये कहना लाजमी होगा, मुझे लगता है, कि कौन सा आयोग कौन चला रहा है। वास्तविकता यह है कि मुझे जहां तक समझ में आता है कि जब तक एक्सपर्ट लोगों को एक्सपर्ट डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा, और खास करके गृह विभाग जैसा विभाग, न्याय विभाग जैसा विभाग जब योगी जी स्वयं संचालित करेंगे, तो कोडिन के माफिया जजों को भी प्रभावित करने हाई कोर्ट के पहुंच जाएंगे और जज स्वयं को उस मुकदमे से अलग कर लेंगे। ये सारी बातें होती रहेंगी। तो सुचिता का पैमाना, ट्रांसपेरेंसी का पैमाना, और रही बात अभी जो आदित्य सर ने कही थी, डेफिनेटली मुंबई में रह करके आदित्य सर बखूबी जानते हैं कि इस तरीके के स्कूलों का वहां पे क्या हाल है। प्राथमिक विद्यालयों की बात ही नहीं होती स्कूलों में अब मुंबई जैसे शहरों में। जो म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल हैं, आदित्य सर को भी पता है कि किस क्लास के लोग वहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जिस तरह से विब्ग्योर और जो बड़े बड़े बजाज और न जाने किस तरह के, सुन लीजिए सर मेरी बात तो आ जाए, मैं भी मुंबई से ही पला बड़ा हूं, मुंबई में बैठा हूं, सुन लीजिए। तो जिस तरह से जीडी सोमानी टाइप के स्कूल है, मेरा सिर्फ इतना कहना है, हर प्राइवेट स्कूल को भी 10% कम से कम एक क्लॉज दिया गया है। क्या कभी किसी स्कूल का ऑडिट होता है? कभी किसी स्कूल का ऑडिट होता है कि वो 10% गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? क्या रीजन है कि आखिर प्राइवेट स्कूलों में मर्जिंग की जा रही है? अरे प्राइवेट स्कूलों की मर्जिंग सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं हो रही है? सवाल तो ये उठना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में सरकार पीछे क्यों भाग रही है भाई? सरकारी स्कूल मैंने पहले कहा आने वाले समय में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में कहां मर्ज हो रहा है? अरे उत्तर प्रदेश में समायोजन ही तो हुआ है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति में समायोजन ही तो किया गया है। प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल का विलय हो गया, ये तो नई घटना बता रहे हैं आप। नहीं, क्यों? सरकारी स्कूलों का समायोजन प्राइवेट स्कूलों में नहीं किया, प्राइवेट विद्यालयों में नहीं किया गया भाई। अरे भाई, आपने 2024 की 23-24 की शिक्षा नीति में क्या था? बता रहे भैया, बताइए। सुनो, अब आपने कहा हम मुंबई बैठे हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश आओ विवेक भाई, हम गुजारिश कर रहे हैं आप। सरकारी स्कूल को सरकारी स्कूल में ही समायोजित किया है, प्राइवेट में नहीं किया। ऐसा कौन सा किसका दिमाग फिर गया है क्या? 2023-24 की जो शिक्षा, अरे सुन लीजिए भाई, 2023-24 की जो शिक्षा नीति थी उसमें कई सरकारी विद्यालयों को क्या समायोजन
अरे चलिए मैं आप आपको हमें जियो भेज जियो दूंगा। भेजो, आप फाइल भेजो बताइए। और अध्यक्ष जी को भी भेजना। आदित्य जी, हाँ ठीक, ये तो definitely नई बात भेजूंगा। बताई मैं विवेक भेजूंगा और इस भाई मुद्दे को भी ने। उठाऊंगा हालांकि मैं। बंबई बैठे बता रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में मर्ज हो गया सरकारी स्कूल। हाय हाय हो जाएगी भाई साहब उत्तर प्रदेश अरे में। हाय हाय बिल्कुल। हो जाएगी, हाय हाय। प्राइवेट निजीकरण करने के लिए तो पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है। देखो भैया, देखो बोलो, आटे में नमक दुनिया खाती है? आटे में नमक, विवेक भैया आप मुस्कुरा तो रहे हो, ठीक है मनी मन, आटे में नमक तो दुनिया खाती है। अब ये कहो कि नमक में ही आटा मिला के खा लो ससुरा रोटी बना के, वो नहीं बन पाएगी। आदित्य जी जी देखिए, जो 25,000 स्कूलों का जो कंसोलिडेशन हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल्स है, सब कुछ करने के बाद भी जीईआर बढ़ नहीं रहा था। तो अगर वो एसेट को हम प्रॉपरली एलोकेट कर देते हैं तो उसका जो परिणाम होगा वो और भी अच्छा होगा। तो बहुत सारे इन 25,000 स्कूलों में जीईआर कम होने के कारण या उस इलाके के प्रॉब्लम के कारण इनको मर्ज किया गया है। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। हाँ, उस सीधी एरिया के सीधी लोगों बात को गांव देहात का व्यक्ति भी जान गया, गांव का गरीब किसान भी जान गया कि उसके बालक वाला स्कूल को दूसरी जगह क्यों मर्ज किया गया है। सीधी थ्योरी है उसमें। जहां 40 बच्चों पर 1 मास्टर है, जहां 5 बालकों पर 4 मास्टर हैं, वो 5 बालकों वाला स्कूल 40 वालों में समाहित किया और 4 मास्टरों को उठाकर 5वें में डाला, तो 5 मास्टर हो गए 50 बच्चों के ऊपर। ठीक, ये हुआ और कुछ उल्टा सीधा नहीं किया उसने जी। सुनील, उसका दूसरा भी कारण है। जब एक स्कूल में बहुत कम बच्चे होते हैं ना, तो आपका पीयर टू पीयर एक कम्युनिकेशन में खराबी होती है। दूसरा, आप बेंचमार्किंग नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर आपको गुणवत्ता देना है इसमें, तो आपको उसको बड़े स्कूल के साथ मर्ज करना पड़ेगा ताकि आपके लर्निंग आउटकम्स अच्छे हो और आपको बेंचमार्क मिले आज के स्टैंडर्ड में। जब और उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है आदित्य जी, उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है कि आप इतने किलोमीटर के दायरे में ही उसे मर्जर कर सकते हो। ये नहीं कि आप 20 किलोमीटर दूर फेंक दो बालक को। नहीं, सही है, वो मैं मानता हूं 5 किलोमीटर में होना चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। मगर देखिए सुनील जी, ऐसा है कि जब उस एरिया का जीआर बढ़ता है ना, तो ये तो परमानेंट नहीं है, तो वहां पे वापस उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि हम एलोकेशन की सही इस्तेमाल कर सके। अब देखिए, उसमें जब कंसोलिडेशन होता है तो कुछ लोगों को तकलीफ होगा, मैं मानता हूं, मगर एसेट क्या आप सही नहीं यूज करोगे। और दूसरी बात, विवेक भाई ने बंबई की बात की। विवेक भाई, मैं बंबई में रहता हूं मगर यूपी में जीता हूं जी। अब सुन लीजिएगा, यूपी का हर चीज मुझे पता रहता है। बंबई में सुनिए क्या है कि बंबई में जो म्युनिसिपल स्कूल्स है ना, सुनिएगा, बंबई इज द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बजट 75,000 करोड़। अब बंबई के कोई भी आज, ठीक है भैया, बंबई आप दोनों को जम गई और आप बंबई ने आपको जमा लिया, अच्छी बात है। आदित्य जी, आप भी बंबई में उत्तर प्रदेश का डंका बजाइए। विवेक पांडे भाई, आप भी उत्तर प्रदेश का डंका बजाते बजाते आप खूब साइकिल चलाइए। हम तो कह रहे हैं राजनीति की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन घटनाओं का जिक्र होता है या जिन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के लिए, मौजूदा सरकार ये कहती है कि उन लोगों को एक बार अपने गिरेवा में झांक लेना चाहिए कि हमारे समय में स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है। और गांव देहात में कहते हैं विवेक भैया, समय नहीं लगता तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाने में, तिल का ताड़ राई का पहाड़। तो ऐसी स्थिति राजनीति संभावनाओं पर ही चलती है। लंबे अरसे से देख रहे हैं, 20 साल हो गए पत्रकारिता करते भैया, ये कई चीजें देखी हमने कि हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। और आजकल तो अखिलेश जी जिस लाइन पर चल रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा था कि 2 लोग हमारे लिए काम करते हैं, फायदेमंद हैं, 2 चेहरे बड़े, एक अखिलेश यादव जी और एक राहुल गांधी जी। बोले अखिलेश यादव जी ने सीट बांट दी, बताओ भाई साहब, भाजपा की सीट वितरित कर दी। बोले लो तुम लोग आरएलडी वाले, बेटा जैन जी आओ, चवन्नी, उनको चवन्नी भी बता दिया था, बोले 1 रुपया बनाया। बोले उनको ले लो तुम, 73 ले लो, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, सब आओ, सबको अपना दल, अनुप्रिया पटेल को भी दे दी 19 सीट, सबको बांट डाली। तो वो कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमारा काम भी यही कर रहे हैं भाई साहब, हैं। और उधर राहुल गांधी जी बता ही रहे हैं कि अब 2 ही लाइन गाई जाएंगी बस, वंदे मातरम की, 2 से तीसरी नहीं गाई जाएगी। बोले क्यों? बोले चुप, हमें इजाजत नहीं है।
हमें इतनी याद है भाई साहब, तीसरी हमें याद नहीं है वंदे मातरम की लाइन, कहाँ से गा दें, ये भी समस्या है। अब देखना ये है कि जनता किस तरह से लेती है बाकी राजनीति को, आज की को। आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव के परिणाम को देखते हुए आगे भी स्थिति तय होगी जैन अल्फा, जैन जी और बाकी सब लोगों की। बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। अनिल भाई, विवेक भाई आपका भी, आदित्य सर आपका भी, और भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। कृष्णकांत जी बहुत धन्यवाद।